नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26 का और जो आपका बजट आया है 2026-27 का सबसे लेटेस्ट जो डेटा है, चाहे वो आर्थिक सर्वेक्षण हो चाहे वो बजट हो, इनके नोट्स हम अगली कुछ क्लासेस में यहाँ पे कवर करेंगे। आज हम जो बेसिक डेटा है, जहां से ज़्यादा सवाल आपसे बनते हैं, उनको कवर करेंगे। पहले पूरे अपडेटेड डेटा को कवर करेंगे और फिर इसी वीडियो में एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, जिससे आपके ये जो सारा डेटा है यहीं पर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएं। इससे पहले हमने विंसर करंट अफेयर की क्लासेस भी कवर करी हैं और परीक्षा वाणी की समसामयिकी की जो 2025 का था उसको भी हमने कवर किया है। प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर या विंसर ईयरबुक वाली प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और यहाँ की विकास दर के बारे में। 2025-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसमें 2025-26 के लिए जो विकास दर बताई गई है वो 7.23% बताई गई है और अगले साल का भी इसमें अनुमान लगाया गया है 2026-27 के लिए। ये अनुमान 8.2% है। यानी ये जो 2025-26 का वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, इसमें कितनी वृद्धि दर हमारी रहने वाली है? 7.23 का ये अनुमान है। और जो अगला साल होगा 2026-27 का वित्तीय वर्ष, उसमें कितनी रहने की उम्मीद है? 8.2% हमारी विकास दर रहने की उम्मीद है। अगर हम राज्य की जीडीपी, जिसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कहा जाता है, इसकी बात करें तो ये कितनी है? इसको दो तरीकों से मापा जाता है जीडीपी को। हमने जब इकोनॉमिक्स में जीडीपी के बारे में पढ़ा था तो उसमें डिटेल से जाना था। एक इसे करंट प्राइसेस यानी प्रचलित भाव पर, प्रचलित कीमतों पे मापते हैं और एक मापते हैं स्थिर भाव पर या स्थिर कीमतों पे। तो प्रचलित भाव पर उत्तराखंड की जीडीपी, देश की जीडीपी हो तो उसे नॉर्मल जीडीपी लिखते हैं और जब किसी राज्य की जीडीपी हो तो उसे जीएसडीपी लिखते हैं। तो जीएसडीपी यानी उत्तराखंड की जीडीपी। प्रचलित भाव पर उत्तराखंड की जीडीपी 381.89 हजार करोड़ है। 2025-26 के लिए इसका अनुमान लगाया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर उत्तराखंड की जीडीपी कितनी है, तो 381 हजार करोड़ रुपए। ठीक है। अगर हम स्थिर भाव की बात करें, स्थिर कीमतों पर जब निकाला जाता है तो एक वर्ष को आधार वर्ष मान लेते हैं और उस वर्ष की तुलना करके फिर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आधार वर्ष 2011-12 माना गया और स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी है वो 231 हजार करोड़ रुपए है। तो दोनों को आपने याद करना है। प्रचलित भाव पर लगभग 382 हजार करोड़ और स्थिर कीमतों पर लगभग 231 हजार करोड़। ठीक है। अब किस क्षेत्र का योगदान कितना है, अब उसको भी कवर करते हैं। यहां से भी बहुत सवाल बनते हैं। उत्तराखंड की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 9.59% है। डायरेक्ट यहां से सवाल आता है, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं और आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से जितने आपके सवाल बन सकते हैं, चाहे वो डेटा के लेकर के हों, चाहे वो अलग अलग योजनाओं को लेकर के हों या विविध तथ्यों को लेकर के हों, हम इन सब क्लासेस में इनको कवर करेंगे। आज हमारा जो मेन फोकस है वो डेटा पर है। अगली क्लासेस से हम थ्योरी की क्लासेस भी यहाँ पे देखेंगे, जिसमें आपको सारे जो थ्योरेटिकल डेटा है कृषि को लेकर के, उद्योगों को लेकर के, बैंकों को लेकर के, योजनाओं को लेकर के, वो सब आपको इसी सीरीज में हम बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे कवर करेंगे और यहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, उत्तराखंड की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 9.59% है। ठीक है। 2011-12 में यह लगभग 14% के करीब था। ये उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, आपने बस इसको याद करना है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर और जो उसके सब पार्ट्स आते हैं, इसमें सबसे ज्यादा किसके अंदर है जीडीपी? वो है कृषि क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र आते हैं, तो कृषि में सबसे ज्यादा है, पशुपालन उसके बाद है, फिर वानिकी और लठ बनाना उसमें भी इसका हिस्सा है, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन इसमें भी आता है। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र का टोटल योगदान कितना है उत्तराखंड के जीडीपी में? लगभग 9.5%, 9.59। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर भी कौन कौन से क्षेत्र हैं जो योगदान देते हैं? तो वो है कृषि, पशुपालन और वानिकी एवं लठ बनाना। ठीक है। अगर हम जो देश की
जीडीपी में योगदान रहा प्राथमिक क्षेत्र का, उत्तराखंड का तो लगभग 9.5 है। देश की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 18.35% है, 18.35%। ऐसे ही द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में का योगदान उत्तराखंड की जीडीपी में लगभग 40% के करीब है, 39.95%। इसके अंतर अलग अलग क्षेत्र आते हैं। उसमें विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग वाला क्षेत्र है उसका योगदान लगभग 65.68% है। अभी हम आगे जब सवाल करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। कई बार ऐसे सवाल बन जाता, आपको पूछेगा कि उत्तराखंड के प्राथमिक क्षेत्र की जो जीडीपी है उसमें किसका योगदान ज़्यादा है, तब आप कहेंगे कृषि का। ऐसे ही द्वितीय क्षेत्र के किस क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है, विनिर्माण का है, विद्युत का है या निर्माण का है, तो मैन्युफैक्चरिंग का है या कंस्ट्रक्शन का है। मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन का कम है। ठीक है, ऐसे ही है हमारा तृतीय क्षेत्र। उत्तराखंड की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, 50.46%। सेवा क्षेत्र भी इसको कहते हैं। इस क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का है, लगभग 37.5% के करीब। इसके बाद परिवहन एवं संचार एवं प्रसारण जो है ये योगदान करते हैं सेवा क्षेत्र में। फिर अन्य सेवाएं आती हैं और फिर स्वास्थ्य सेवाएं इसमें आती हैं। तो हमने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान देखा 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हुए चले उत्तराखंड और इंडिया में, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड में 9.59% है, इंडिया में ये 18.35% है। अगर हम सेकेंडरी क्षेत्र की बात करें, ये उत्तराखंड में 39.95% है, ये देश के अंदर कितना है 25.26%। और अगर हम तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं, सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, इसका योगदान उत्तराखंड में 50.46% है और देश में 56.39% है। तो ये है उत्तराखंड के और ये है इंडिया के। ठीक है, इसके बाद प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की कितनी रही है, जो वित्तीय वर्ष है हमारा 2025-26 के लिए क्या अनुमान लगाया गया है। इसमें अनुमान है 2,73,921 रुपये उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति व्यक्ति आय का डेटा ऐसा है, कई बार वो पिछले वर्ष का या कई बार वो उससे भी पहले का पूछ लेता है। जो अभी वर्ष चल रहा है 2025-26, इसमें कितनी रहने का अनुमान है 2,73,921। जो पिछला वर्ष खत्म हुआ हमारा 2024-25, उसमें कितनी रही थी, उसमें लगभग 2.5 लाख के करीब प्रति व्यक्ति आय रही थी। आर्थिक सर्वेक्षण में जनपदवार कि कौन से जनपद की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वो डेटा नहीं दिया गया है। उसके लिए सांख्यिकी डायरी, उसमें ये डेटा आपको दिया जाता है, लेकिन जो लेटेस्ट वाला सांख्यिकी डायरी अभी उपलब्ध है साइट के ऊपर, सरकार की जो वेबसाइट है वो सांख्यिकी डायरी 2024-25 का है, जिसको 1 जनवरी 2025 में पब्लिश किया गया था। उसी का डेटा अभी उपलब्ध है। उसी के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जनपद है वो हरिद्वार है और सबसे कम वाला जो जनपद है वो रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो इसको याद करना है। ऐसे ही उसी सांख्यिकी डायरी के अनुसार जो अभी लेटेस्ट उपलब्ध है, अभी नई वाली आई नहीं है, तो वो जो उपलब्ध है उसके अनुसार सर्वाधिक जीडीपी वाला जनपद भी हरिद्वार है और सबसे कम जीडीपी वाला जनपद रुद्रप्रयाग है। तो अगर आपसे जनपदवार पूछेगा तो सांख्यिकी डायरी का डेटा जो है वो आपने पहले याद रखना है। ठीक है, अब बजट से संबंधित कुछ तथ्यों को जानते हैं। बजट का कुल आकार कितना था। बजट होता क्या है, तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय का अनुमान, उसे ही बजट कहा जाता है सिंपल भाषा में। 2001-2 यानी जब हमारा नया राज्य बना उस वक्त बजट का आकार कितना था, उस समय हमारा बजट लगभग 4,500 करोड़ रुपए के करीब था। ठीक है, राज्य गठन के समय 2026-27 का जो बजट आया है, यह बजट 1,11,703.21 करोड़ है। तो पहले 111 को याद कर लीजिए और फिर 7 × 3 21 को याद कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाता है। उत्तराखंड के इतिहास में ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। कितने का है, 111 को पहले याद कर लेना है, फिर 703.21, 7 या 21, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर पूछा जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में अब की बार कितनी वृद्धि यहां पर हुई है। पिछली बार का जो बजट था हमारा वो लगभग 1,01,000 करोड़ के करीब था।
अब की बार 1,11,700 करोड़ के करीब है और ये पिछली बार से लगभग 10.41% ज़्यादा है। तो टोटल बजट का आकार कितना है, पिछली बार से कितना ज़्यादा है परसेंटेज में, वो भी आपने याद रखना है। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स पूछे जाते हैं। राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं। 2026-27 के बजट में कितनी राजस्व प्राप्ति का अनुमान है? 67,525 करोड़ रुपए का। राजस्व प्राप्ति बेसिकली वो कमाई या वो पैसा जो सरकार को किसी को वापस नहीं देना होता, जैसे टैक्स में से अगर इनकम आ जाए या केंद्र सरकार जो टैक्स में से हिस्सा देगी राज्यों को, वो राजस्व प्राप्ति में आता है। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई राज्य सरकार को, उत्तराखंड को? पूंजीगत प्राप्ति हुई है 42,617 करोड़ रुपए। ये हुई है पूंजीगत प्राप्ति, यानी जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार की जो संपत्ति है, उनसे होने वाली आमदनियां, ये हुई है 42,000 करोड़ के करीब। 2026-27 का ये अनुमान है। राजस्व व्यय कितना है? राजस्व व्यय लगभग 64,990 करोड़ है। राजस्व व्यय की परिभाषा क्या है? वो वाला खर्चा जो सरकार का रोजमर्रा का खर्चा है, यानी जैसे सरकार पेंशन देती है, सैलरी देती है, जो उसने कर्जा लिया होगा उसका वो ब्याज चुकाती है, तो ऐसा खर्चा जहां से कोई इनकम नहीं होती, सरकार का जो एक फिक्स खर्चा है वो इसमें शामिल होता है। तो वो कितना होना है? लगभग 65,000 करोड़। टोटल बजट हमारा 1,11,000 करोड़ के करीब है, उसमें से 65,000 करोड़ यहीं पर जाएगा। पूंजीगत व्यय कितना है उत्तराखंड का? पूंजीगत व्यय हमारा लगभग 46,500 करोड़ है। पूंजीगत व्यय वो होता है जो संपत्ति बनाने में खर्च होता है, जैसे सरकार सड़कें बनाएगी, स्कूल बनाएगी, इमारतें बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, जिससे उसको कमाई हो, तो वो वाला जो खर्चा है वो इतना है। तो अब आपको टोटल बजट पता है, राजस्व खर्चा पता है, इन्हीं दोनों को आप जोड़ेंगे तो लगभग ये आपका 1,11,000 करोड़ के आसपास ही जाएगा। यहां से भी कई बार वो डायरेक्ट सवाल बना देता है कि राजस्व व्यय कितना है और पूंजीगत व्यय कितना है। कुल राजस्व कर की बात करें, टोटल टैक्स रेवेन्यू की बात करें जो सरकार को मिला, 2025-26 का जो मिलना है वो है 39,917 करोड़ रुपए, और 2026-27 के बजट में जो अनुमान लगाया गया है वो 43,327 करोड़ रुपए का है। तो 2026-27 का सरकार का कुल टैक्स रेवेन्यू कितना होगा? 43,000 करोड़ रुपए। केंद्र के करों में राज्य का भाग 2025-26 में सरकार को लगभग 13,600 करोड़ मिलने की उम्मीद है, और अगले साल के लिए यह अनुमान लगभग 16,000 यानी 15,902 करोड़ लगाया गया है। ठीक है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा भी पूछ लेता है। राजकोषीय घाटा 2025-26 के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो 3.62% रहेगा, जो अभी वित्तीय वर्ष हमारा चल रहा है। अगले वर्ष के लिए यानी 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का, उत्तराखंड की जीडीपी का कितना रहेगा? लगभग 2.94%। तो इसको आपने याद रखना है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2026-27 के लिए उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा कितना रहने की उम्मीद है? 2.94। अगर हम प्राथमिक घाटा की बात करें तो 2025-26 के लिए यह 1.61% रहने का अनुमान है, इसको याद रखना है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आर्थिक सर्वेक्षण और बजट की। इसके अलावा बजट में और भी विशेषताएं थी, अलग अलग मॉडल्स के बारे में बजट में बताया गया। ज्ञान मॉडल के बारे में हमने लास्ट ईयर जब आया था उसमें भी ज्ञान मॉडल था, उसके बारे में पढ़ा था कि ज्ञान के अंदर कौन कौन शामिल थे। ज्ञान जी से गरीब कल्याण, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और न से नारी यानी महिला सशक्तिकरण। तो ज्ञान की फुल फॉर्म तो आपको पता है। इस बार के बजट में 3 इंपॉर्टेंट शब्दों को यहां पर इस्तेमाल किया गया जिनके बारे में सवाल बन सकते हैं, और कैसे सवाल बन सकते हैं वो हम अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले एक शब्द आया केदार और एक शब्द आया मानस। तो इनके पूरे नाम याद कर लीजिए, बजट की विशेषताओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। जो ये केदार शब्द है, इसमें क से कौशल विकास के लिए इसका इस्तेमाल हुआ, ई से इकोलॉजी संवर्धन के लिए इस्तेमाल हुआ, डी जो है ये धरोहर संरक्षण के लिए, ए जो है ये अवसंरचना निर्माण के लिए, और आर ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिवर्स माइग्रेशन के लिए इस्तेमाल हुआ। ऐसे ही जो मानस है, यह एम जो है मंगलकारी, ए जो है अवसरयुक्त, एन जो है नवनोन्मेषी, और ए आध्यात्मक और सांस्कृतिक गतिविधि के लिए एस। तो ये इनके पूरे नाम हैं। केदार शब्द से किसका अर्थ क्या है और मानस शब्द से किसका अर्थ क्या है। इसके अलावा इस बजट को एक और नाम दिया गया, इसे संतुलन नाम दिया गया।
अब ये संतुलन का पूरा नाम क्या है? संतुलन का पूरा नाम है, एस से है समावेशी विकास, ए से आत्मनिर्भर है, न से नई सोच है, टी से तीव्र विकास है, उ से उन्नत गांव और शहर, एल से लोक सहभागिता, ए जो दूसरा वाला आया है इसका अर्थ आर्थिक शक्ति से है, और एन से न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो इस बजट को संतुलन भी नाम दिया गया, जिसके अर्थ यहां पर ये हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट शब्द ज्ञान आपने पहले पढ़ा है, केदार, मानस और संतुलन। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट भाग, उसके बाद एमसीक्यू को शुरू करेंगे। रुपए आता कहां से है और रुपए जाता कहां पर है? यहां से भी सवाल बन जाता है कि राज्य सरकार की सबसे ज्यादा आमदनी कहां से होती है और सबसे ज्यादा खर्च कहां पे होता है। तो रुपया आता कहां से है? स्वयं का कर राजस्व, जो सरकार को खुद सरकार जो टैक्स वसूलती है वो उसका होता है सबसे ज्यादा आमदनी सरकार को यहीं से होती है। यह है आपकी 28.85%। लोक ऋण, इससे सरकार की आमदनी लगभग 24.04% होती है। यानी मान लीजिए सरकार 100 रुपए अगर कमाती है तो लगभग 29 रुपए स्वयं के कर राजस्व कमाती है, 24 रुपए वो लोन ले लेती है। केंद्र सरकार से सहायता उसे मिलती है लगभग 20.5 रुपए के करीब। केंद्रीय करों में जो उसका हिस्सा होता है वो लगभग 19.5% के करीब होता है। और करेत्तर राजस्व, टैक्स के अलावा जो राजस्व होते हैं उसमें लगभग 6.5%, और बाकी बहुत ही छोटा हिस्सा जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप 5 को आपने याद कर लेना है, खासकर सबसे ज्यादा कहां से होता है वो। ठीक है, अब यह है रुपए आने का। रुपए खर्च कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा खर्च जो है वो अन्य व्यय में आता है, लेकिन इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। जिस खर्च को परिभाषित किया गया है उसको आपने पहले याद करना है, वो है वेतन, भत्ते और मजदूरी, या दूसरे जो सरकार के व्यय हैं उसमें सरकार का सबसे ज्यादा पैसा जाता है, लगभग 25.5% के करीब पैसा उसी में जाता है। उसके बाद वृहत निर्माण कार्य, छोटे बड़े कार्य जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें लगभग 12.5% जाता है। पेंशन में भी 12.5% रुपए खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा जो निवेश लोन सरकार देती है उसमें भी यह जाता है 9%। जो सरकार ने लोन लिए हुए हैं उसका ब्याज चुकाती है तो वहां पर भी लगभग 8.25% का पैसा जाता है। और इन सब खर्चों के बाद सबसे ज्यादा खर्चा अन्य में होता है। तो अन्य तो डायरेक्ट आपको वो देगा नहीं, पूछेगा सर्वाधिक पैसा खर्च किस में होता है, तब आपको पहला विकल्प वो यही वाला देगा, वेतन, भत्ते, मजदूरी, सैलरी, इनमें होता है। ठीक है, कमाई कहां से होती है? स्वयं का राजस्व से, स्वयं का जो टैक्स है उसका। और सबसे ज्यादा खर्च कहां पर होता है? वेतन, भत्ते और मजदूरी। अब बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस यहां पर हो जाएगी। उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। डायरेक्ट ऐसे ही सवाल आपसे बनते हैं। पहला कथन है, प्रचलित भाव पर 2025-26 के लिए जीएसडीपी का अनुमान 381.89 हजार करोड़ रखा गया है। क्या ये सही है? पहला बिल्कुल सही है। 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया कि इस साल सरकार के या उत्तराखंड का जो जीडीपी रहेगा वो 382 हजार करोड़ के पास रहेगा, 381.89। ठीक है, स्थिर कीमतों पर 2025-26 के लिए जीएसडीपी का अनुमान 231 हजार करोड़ है। यह भी सही है। यहां पर आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या है? अब देखिए, हमने 2 वृद्धि दर पढ़ी थी, 7.23 और एक पढ़ी थी 8.2। 7.2 वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके लिए अनुमान लगाया गया था 2025-26 का, और ये है अगले वित्तीय वर्ष की 2026-27 की। आपसे 26-27 का पूछा है, यही आपका उत्तर है, 8.2%। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो अर्थव्यवस्था के उत्तराखंड में हमने अलग अलग क्षेत्रों का योगदान देखा। किसका योगदान यहां पर गलत दिया गया है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या 9.59% है, सही है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 39.95% है, सही है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 50.46% है, ये भी सही है। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र का जो योगदान है क्या वो 26.5% के करीब है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और हमने पढ़ा था द्वितीय क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण का है, मैन्युफैक्चरिंग का है 65% के करीब। जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, उसका योगदान है 26% के करीब। तो ये वाला आपका गलत है, यही आपको बताना था। ठीक है, उत्तराखंड बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु संतुलन में एल का अर्थ क्या है?
ऐसे आपसे इनके शब्द पूछे जाते हैं, वर्ड पूछे जाते हैं। तो हमने एल के बारे में, हमने इस पूरे शब्द का अर्थ ऊपर जाना। इसमें ये जो एल है यह लोक सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 2026-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत है? तो जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का, उत्तराखंड की जीडीपी का 2.94% रहने का अनुमान है 2026-27 के लिए। पिछले वर्ष जो अभी चल रहा है उसमें कितना रहा? 3.62। अगले वर्ष कितने रहने का अनुमान है राजकोषीय घाटा? 2.94। ठीक है। रुपए आता है किस स्रोतों को घटते क्रम में लगाएं? अब रुपए कहां कहां से आता है वो तो हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा कहां से आता है? स्वयं का कर राजस्व। घटते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे पहले तो 1 आएगा। उसके बाद कहां से आ रहा था? उसके बाद सरकार को पैसा लोक ऋण से मिल रहा था लगभग 24%। फिर केंद्र का अनुदान मिल रहा था लगभग 20.59%। और फिर केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा लगभग 39.39%। तो 1, 2, 3, 4 आपका सही आंसर है जो ये रहा। कई बार वो केवल पूछेगा सर्वाधिक आमदनी, कई बार वो ऐसे अरेंज करने को देता है। अगला, उत्तराखंड बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो अब की बार का जो बजट है हमारा, इसका टोटल आकार हमने देखा कि 111 है, फिर 703 और फिर इनको मल्टीप्लाई करके 21। ये हमारा टोटल बजट है। और अब की बार कितनी वृद्धि हुई है? लगभग 10.5%। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्राथमिक क्षेत्र के भीतर सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का टोटल योगदान हमने देखा 9.59%। इसमें भी सबसे ज्यादा योगदान किसका था? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि का था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, लगभग 33.5% के करीब। केदार मॉडल में आर का संबंध किससे है? तो जो केदार शब्द था इसको भी हमने पूरा अर्थ इसका जाना, ये आपके रिवर्स माइग्रेशन से रिलेटेड है। इसका अर्थ क्या है? रिवर्स माइग्रेशन। ऑप्शन सी। बजट 2026-27 के अनुसार रुपया जाता है में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो ऐसा सवाल आ गया। अब आपको पता है अन्य तो वो देगा नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। रुपए कहां पे जाता है? सबसे बड़ा हिस्सा है वेतन भत्ते और मजदूरी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय के संबंध में 2025-26 का अनुमान क्या है? तो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितने रहने का अनुमान है? 2,73,921 रुपए। ठीक है। राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच का अंतर क्या दर्शाता है? तो राजस्व प्राप्ति हमारी कितनी थी? 67,525 करोड़ रुपए लगभग। ठीक है। राजस्व व्यय हमारा कितना था? 64,989 करोड़ रुपए। कुछ पॉइंट्स में भी थे लेकिन मोटा मोटा आपका डेटा ये था। ये है राजस्व प्राप्ति, ये है राजस्व व्यय। इनको अगर आप माइनस करेंगे तो 2,536 रुपए यानी करोड़ रुपए का अधिशेष यहां पर बचेगा, यानी इतना सरप्लस है। तो यही आपसे पूछा था कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपको दोनों डेटा पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ऊपर चारों डेटा बताए, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, ऐसे पूछ लेता है। तो यह है हमारा 2,536 करोड़ रुपए और पॉजिटिव में। ठीक है। उत्तराखंड के रुपया आता है में स्वयं का कर राजस्व का योगदान कितना है? स्वयं का कर राजस्व का योगदान सबसे ज्यादा है और यह है 28.85%। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के भीतर उप क्षेत्रों के योगदान को घटते क्रम में लगाइए। अभी पूछा था किसका है सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र में भी, तो वो कृषि का है। अब घटते क्रम में पूछ रहा है, यानी आपको पता होना चाहिए कृषि के बाद किसका है। तो सबसे पहले कृषि है, कृषि के बाद पशुपालन का है लगभग 27.25%, फिर वानिकी आती है 27% के आसपास, और फिर खनन उत्खनन लगभग 11.5%। तो पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला, तृतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो यह है हमारे व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तीसरे क्षेत्र में लगभग 37% योगदान इसी इलाके से होता है। मानस मॉडल में एन और एस का सही अर्थ क्या है? तो ये एन और ये एस, इनका अर्थ आपने बताना है। हमने इसको भी ऊपर पूरा पढ़ा। एन जो है यह नवोन्मेषी यानी इनोवेटिव की बात करता है और एस सांस्कृतिक गतिविधि की बात करता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है।
केंद्रीय करों में राज्य का भाग 2026-27 के लिए कितना अनुमानित है? तो पिछले वर्ष कितना था, इस वर्ष कितना है, हमने दोनों डेटा को देखा। 2025-26 में ये 13,000 करोड़ की उम्मीद है और 2026-27 में यह डेटा 15,900 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ठीक है, 2025-26 के लिए अनुमानित प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? उत्तराखंड की जीडीपी का कितना परसेंट प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान है? 1.61%। ऑप्शन सी सही उत्तर है। राज्य गठन के समय उत्तराखंड के बजट का आकार क्या था? तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए। बजट 2026-27 के अनुसार रुपया जाता है में पेंशन का हिस्सा कितना है? तो अब एक पर्टिकुलर भाग आपसे पूछ लिया कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, वो तो हमने देखा किसमें होता है, वेतन भत्ते मजदूरी देने में। पेंशन में कितना खर्चा होता है? पेंशन में आपका लगभग 12.5% खर्च होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, इसको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज हुए, चाहे वो मानस हो, केदार हो, संतुलन हो, उसको कवर किया और फिर इन्हीं पे आधारित एमसीक्यूज को देखा। कैसे सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे बने हुए हैं, उन सबको कवर करने का प्रयास किया। आर्थिक सर्वेक्षण से खासकर आपके बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसे पूरी डिटेल में कवर करें, क्योंकि इसमें कई सारी योजनाओं के बारे में, कई सारे जो योजनाएं चल रही हैं उनके आंकड़ों के बारे में, क्योंकि कई बार हमने देखा है वो होम स्टे कितने हैं उनकी संख्या पूछ लेता है, कई बार वो बैंक के कितनी शाखाएं हैं उनके बारे में पूछ लेता है, कई बार वो फल उत्पादन से रिलेटेड या दूसरी किसी चीज से रिलेटेड पूछ लेता है। वो सारी जानकारियां आपको आर्थिक सर्वेक्षण में ही मिलेंगी। अगली क्लास से हम ऐसे ही और ज्यादा डीप में उनको कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।